कहती है ज़िंदगी कि मैं आदत बदल लूँ, कहती है ज़िंदगी कि मैं आदत बदल लूँ, बहुत चली मैं लोगों के पीछे, अब मैं ज़रा खुद के साथ चल लूँ। तो आज इसी का एक बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है आकांक्षा। तो आकांक्षा, इस बार आपके 660 मार्क्स आ रहे हैं। हाँ जी। तो आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? KGMU। KGMU। और आपको मिल भी जाएगा? डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आपको अभी फ़िलहाल कैसा लग रहा है? फिलहाल तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा बाकी सभी को लग रहा है कि अल्टीमेटली जो सोचा था वो हो रहा है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो आकांक्षा के कुछ ऐसे हालात हैं कि जैसे गूंगे को आम खिला दिया जाए और वो बस टेस्ट कर सकता है, बता नहीं सकता। Exactly. तो बस आकांक्षा के स्कोर कुछ ऐसा बता रहे हैं कि आकांक्षा अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। Of course. यार कुछ बात ऐसी है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाता है। हाँ जी। कुछ लोगों का सिलेक्शन थोड़ा देर में होता है। बिल्कुल। बेसिकली मैं इस इंटरव्यू में ये चाहूँगा कि तुम ऐसी गलतियाँ बताओ जो कि लोगों को नहीं करनी चाहिए। कि लोगों को क्या करना है ये तो सब बताते हैं यार, क्या पढ़ना है ये सब बताते हैं यार, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि क्या नहीं पढ़ना है तो शायद ये रास्ता और आसान हो जाए। देखो, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये तो हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मेरा प्लस पॉइंट है, ये मेरा वीक पॉइंट है, यहाँ पर मुझे कितनी मेहनत करनी है और यहाँ पर मुझे कितनी मेहनत नहीं करनी है। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इनिशियली मेरे प्रिपरेशन फेज में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी थी। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी टीचर्स पे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी। वो मुझसे बोल देते थे कि ये करना है, इतने से इतना पढ़ना है, ये वाले इतने क्वेश्चंस लगाओगी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा हर जगह आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली डिपेंडेंट इतनी ज़्यादा थी कि मैं खुद से भी एफर्ट्स नहीं करती थी, कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी भी लैक कर रही थी और वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। सेल्फ स्टडी से क्या होता है ना, आपको चीज़ें समझने का तरीका बदल जाता है। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में भी समझ आती हैं, फिर आपको ये समझ में आता है कि नहीं, मैं अगर इसको ऐसे पढ़ती तो मेरे लिए ये बेटर होता। मैं उनसे किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप करूँ, मुझे मेरी वीकनेसेस ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आने लगी। सो मैं तो कहूँगी कि टीचर्स पे अगर आप 100% डिपेंडेंट हैं तो आपका लॉस ही होना है। आप उन पर बिल्कुल डिपेंडेंट रहें, बट उनसे ज़्यादा आप खुद पर भी डिपेंडेंट रहें कि इन केस कभी ऐसा हुआ कि वो टीचर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। कई बार हो जाता है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स हो गए, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, कुछ दिक्कत हो गई कि वो फिर उनसे कनेक्शन ख़त्म हो गया, तो आप क्या प्रिपरेशन छोड़ देंगे, आप पढ़ना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी सिचुएशन कभी बनाइए ही नहीं कि उनके ना होने से मेरा नुकसान हो जाए। अच्छा। आकांक्षा यार, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो जब क्लास में बैठे रहते हैं तो उनसे पहले कोई आंसर दे देता है, तो वो बच्चे उस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। देखो, उसमें परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। ये ग्रोइंग फेज है, हम सब ग्रो कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं, मैं भी ग्रो कर रही हूँ। वो टॉपिक उन्होंने मुझसे पहले कंप्लीट कर लिया, मुझे उससे सीखना चाहिए कि मैंने क्यों नहीं किया। व्हाई एम आई लैगिंग बिहाइंड? मुझे करने चाहिए ना एफर्ट्स। ठीक है, आज उन्होंने दे दिया, मैं कल को कोशिश करूंगी। और ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं ही पहले आंसर दूं तो मैं सही फेज में जा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सामने वाला अगर सबसे पहले उठ के आंसर दे देता है तो उसका परफेक्ट प्रिपरेशन चल रही है और मेरी नहीं चल रही है। ये बहुत गलत सोच है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यार आकांक्षा, जैसे कि मेरे तो काफ़ी अटेम्प्ट हुए हैं, तो मैं मेरे रिगार्डिंग जो है कि इंसान की लाइफ दो होती है, एक प्रोफेशनल और एक नॉन प्रोफेशनल। हाँ जी। इन द सेंस आप एक स्टडी को लेके और एक पर्सनल लेके। तो ये जो पर्सनल लाइफ के अटैचमेंट होते हैं, पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं या कह दो, ये स्टडी को कैसे अफेक्ट करते हैं? देखो, आप चाहो तो अफेक्ट करेंगे, आप चाहो तो नहीं भी अफेक्ट करेंगे। उसके लिए मैंने अपने आप को बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटाइज कर लिया था। मतलब मेरा होता था कि मैं अगर इस टाइम से इस टाइम पढ़ती हूँ तो वो सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ। मैं अपने लिए दिन के 4 घंटे 3 घंटे निकाल लेती थी। वो 3-4 घंटे ऐसे होते थे ना कि कोई और मेरे दिमाग में थॉट आता ही नहीं था। मैं अगर खड़ी हूँ अपने टेबल से दूर तो मैं कुछ भी सोचती थी। बट एक चीज़ मैंने अपने आप से खुद के लिए एक प्रॉमिस कर लिया था कि अगर मैं बैठ गई अपनी चेयर पे, टेबल पे बैठी हूँ मैं, तो इट्स जस्ट मी एंड माई बुक, और मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोचूंगी। अगर वहाँ पर भी मेरे थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं, मैं टेबल से उठ के चली जाती थी, तुरंत चली जाती थी। और आकांक्षा, जैसे तुम्हारे तो बहुत सारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो रहा है। डेफिनेटली हो रहा है। तो यार एक प्रॉब्लम ये आती है, और टेस्ट के एनालिसिस को लेके क्या कहना चाहोगे तुम? टेस्ट की एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं उसको बोलूँगी लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं कैसे पढ़ रही हूँ,
वो अलग है, बट वो कितना मैं अप्लाई कर पा रही हूँ जो मैंने पढ़ा है, मुझे वहाँ पर अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे होगा, आप कोई सा टेस्ट दे रहे हैं, प्रॉपर आप उस माहौल में बैठ करके टेस्ट दें, उससे ही हो पाएगा। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम ये चीज़ बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि मेरा सच में प्रिपरेशन उस लेवल तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब मैं टेस्ट दूंगी, मैं गलतियाँ करूँगी। उससे मुझे समझ में आता था कि नहीं, ये अभी मैं थोड़ा लैग कर रही हूँ, मेरे ये टॉपिक्स अभी भी वीक हो रहे हैं, तो मुझे इस पर अभी भी काम करना चाहिए, मैं नहीं सोच पा रही हूँ। और आकांक्षा, सब्जेक्ट वाइज लेके तुम्हारा क्या प्लान था? सब्जेक्ट वाइज लेके मेरा ये प्लान था कि जो मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, मैं उसको सबसे ज़्यादा टाइम देती थी। ठीक, मैं फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम देती थी, फिर मैं केमिस्ट्री को टाइम देती थी। बायोलॉजी मेरा वीकेस्ट पोर्शन था, तो लास्ट के 1.5-2 महीने मैंने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स बायोलॉजी में करे। मुझसे जितना हो पाया, मैंने अपने टीचर्स की हेल्प ली, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली, खुद से सेल्फ स्टडी जितना कर सकती थी। मैंने मीडिया का बहुत अच्छे से यूज़ किया है, सब कुछ जितना मैं कर सकती थी मैंने किया है। क्योंकि एट द एंड जो वीक पोर्शन है ना, वो आपके भूलने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। आपका जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो रहेगा आपके दिमाग में, बट जो वीक पॉइंट्स है वो भूलने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। सो उस पर ज़्यादा लास्ट में मैंने फोकस किया था। आकांक्षा, इस जर्नी में तुम्हारे पास अनुभव के साथ, ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी रहा। बिल्कुल था। जो बेसिकली नए टॉपर्स हो रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनका ये मानना है कि एनसीईआरटी जरूरी नहीं है, कुछ लोगों का ये मानना है कि सोशल मीडिया से एकदम ही दूर हो जाओ, तो इन सब बातों पे तुम्हारा क्या कहना है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप सोशल मीडिया से कम्प्लीटली दूर हो जाएं, बट आप सोशल मीडिया के कौन से उसको यूज़ किस प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, किस तरह से अपने आप के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप अपने लिए टाइम वेस्ट के उसको एक वेस्ट ऑफ टाइम का मीडियम की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं। बट अगर आप उसे कुछ सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उसे यूज़ करिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन। अच्छा। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर होने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन था आपका, एक सोशल मीडिया और दूसरा क्वेश्चन था एनसीईआरटी। हाँ, देखो मॉड्यूल्स, एनसीईआरटी और मॉड्यूल्स में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एनसीईआरटी एक्सप्लेन्ड है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो कभी कभी क्वेश्चन फॉर्म इस तरह से पूछ लेते हैं कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं हम वो नहीं समझ पाते। उसको समझने के लिए आपको मॉड्यूल्स पढ़नी पड़ेंगी। बट क्वेश्चंस अल्टीमेटली आते हैं एनसीईआरटी से ही हैं। सो एनसीईआरटी इज द बेस, मॉड्यूल्स आपको उसको सिर्फ समझने में मदद करते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप हर टॉपिक के लिए एनसीईआरटी के अलावा दूसरी चीज़ें देखें। जो आपको एनसीईआरटी समझ में आ रहा है आप उसको उसी से स्टिक करिए। देयर इज नो नीड ही नहीं है। और जैसे मैंने कुछ एनालिसिस किया यार, कि मेरे भी चैनल पे फिजिक्स में ये पढ़ा है कि एनसीईआरटी के किस लाइन से किस एग्जाम्पल सवाल है। और मेरा एक दोस्त है शुभम, उसने केमिस्ट्री का डाल रखा है। तो मेरे हिसाब से तो यार फिजिक्स से भी केमिस्ट्री से, जैसे बायो का तो मानना है कि बायो में सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी से आते हैं। और बेसिकली न्यूट्रेंट्स को देखा जाए 19, 20, 21 अब तक 5 पेपर हो चुके हैं, क्योंकि हर साल 2 पेपर हो रहे हैं। और उसमें 90 में 90 सवाल, या जब 100 हुए तो 100 में 100 सवाल बायोलॉजी के एनसीईआरटी से आए। और इस साल जहाँ तक मैंने देखा कि कम से कम 15 से 20% तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आए। तो क्या एनसीईआरटी के बिना भी किया जा सकता है? नहीं, एनसीईआरटी के बिना बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर हमें ये लगता है कि हम एनसीईआरटी के बिना कर लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे कि देखो, मैंने अभी बोला कि तुम्हारे जर्नी के साथ तुम्हारे पास अनुभव ही रहा, तो तुम्हारे पहले के अटेम्प्ट और तुम्हारे लास्ट के अटेम्प्ट, इन दोनों में क्या अंतर रहा? और जो लोग अटेम्प्ट की बात करते हैं उनके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरे इनिशियल अटेम्प्ट्स में और मेरे अभी रीसेंट अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस था। इनिशियली मैं क्या करती थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा फैला के रखा हुआ था कि मुझे वो भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, अभी ये बाकी है, अच्छा ये टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, अच्छा वो टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं। ये सब करते करते ना मैं बेसिक्स से थोड़ा सा दूर हो रही थी। और नीट में बेसिक्स आता है। हाँ, नीट में बेसिक्स आता है। और मैंने खुद को इतना फैला दिया कि एंड में मुझे उसे कंसाइज करने में इतना डर लगता था कि अब मैं रिविजन शुरू करूँ तो कहाँ से करूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मुझे उसमें होती थी, तो मेरा रिवीजन लैक करता था। मैं पूरे साल पढ़ती बहुत मेहनत से थी, बहुत अच्छे से पढ़ती थी, बट कंसाइज वे में नहीं पढ़ती थी, एंड में रिवाइज नहीं सही से करती थी, बस वहीं मेरा सिलेक्शन रुक जाता था। थोड़ा बहुत आपने, एक होता है ना, थोड़ा सा एफर्ट और किया होता, कंसाइज कर लिया होता तो कर लिया। और इस बार मैंने क्या किया है, इधर उधर मैंने कुछ किया ही नहीं है, सिस्टमाटिक वे में उठाया है, सीधा सीधा चलती गई हूँ। अच्छा ये उठाया है, टेस्ट दे रही हूँ, उसको एनालाइज कर रही हूँ, मेरा ये वीक पोर्शन है, जाकर के चेक कर लिया। रिवीजन करना है तो एक चैप्टर उठाया, उसको फटाफट से जितनी जल्दी हो सके उसको रिवाइज किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने हैं उनको सॉल्व किया। इधर उधर नहीं की, वो वाली बुक से भी लगा लिया, वो वाली बुक से भी लगा लिया, नहीं, एक उठाया बस उसको किया और आगे बढ़ती गई। फिर सेकेंड क्वेश्चन था आपका
मैं कुछ कहना चाहूँगा हाँ जी। कि जैसा कि तुमने कहा कि बायोलॉजी तुम्हारा वीकेस्ट पोर्शन था। हाँ जी। तो शायद फिजिक्स अच्छा पोर्शन रहा होगा। तो मतलब हर बार तुम डिस्टेंस कवर करती थी और इस बार तुमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। एग्जैक्टली। और देखो मेरा और जो मेरे दोस्त कुछ हैं उनका ये मानना था कि ये अगर नीट का लेवल यहाँ है और हमारा लेवल यहाँ है तो हम कभी ऐसे छलांग मारते हैं, कभी ऐसे छलांग मारते हैं और आखिर में सारी चीज़ों को हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। और तुमने इस बार वो गलतियाँ नहीं की। बिल्कुल नहीं करी। तो अब मेरा दूसरा सवाल ये था जो कि तुम भूल गई हो। मेरा सवाल ये था कि अटेम्प्ट्स को लेके तुम्हारी क्या राय है? अटेम्प्ट्स को लेके मेरी राय बस इतनी सी कि अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं। मैंने जितना कुछ पढ़ा था, मेरी जितनी भी नॉलेज है, ये स्टार्टिंग के जितने भी एकदम स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो पढ़ के हुई थी बस उतनी ही है। उससे ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज गेन नहीं करी। बस उस नॉलेज को एक सिस्टमैटिक वे में अप्लाई कैसे करना है मैंने बस वो सीखा है, जो कि हम 1-2 महीने के अंदर भी सीख सकते हैं अगर अपनी गलतियाँ बहुत अच्छे से एनालाइज करें। तो अटेम्प्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर सबसे बड़ा मिथ होता है लोगों के दिमाग में कि हम जितने अटेम्प्ट्स लेते हैं हम उतना इंप्रूव करते जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर अटेम्प्ट के साथ हम इंप्रूव नहीं करते हैं, हम और इधर उधर फैलते जाते हैं, बिखरने लगते हैं, समेटो। हम रास्ते की तलाश में रहते हैं कि हम साफ रास्ता चुन लें, साफ रास्ता चुन लें। कभी कभी ऐसा है तो जूते में ही कंकड़ पड़ा रहता है। करेक्ट। और इस बार मतलब कि हमें पता चला, तुम्हें पता चला और हमारे दोस्तों को पता चला कि सही रास्ता क्या है। तो जैसे कि मेरा मानना है कि जो तुम्हारी जर्नी का लंबा फेज आया ये कहीं ना कहीं तुम्हें सही डायरेक्शन का ना मिलना था। एग्जैक्टली। तो क्या तुम जो न्यू कमर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तुम कुछ ऐसा कर रही हो या कुछ ऐसा करना चाहती हो जिससे कि तुम उन्हें गाइड कर सको, जो गलतियां तुमने की वो गलतियां वो ना करें? हाँ, मैं बहुत जल्दी अपना चैनल इसीलिए बनाना चाह रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो अप्स एंड जो डाउनफॉल्स, अप्स तो देखो सबके लाइफ में होते हैं, वो हम अपनी तरह से उन्हें चेरिश करते हैं, बट जो डाउनफॉल्स मैंने देखे वो बहुत ही सेंसलेस डाउनफॉल्स थे। अच्छा। वो बहुत ईजिली मैं उन्हें हटा सकती थी, बट स्टिल मैंने वो गलतियाँ करी। अगर हम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो अब जब डिसीजन ले ही लिया है तो अच्छे से करें। तो बस मैं उनमें थोड़ी बहुत अगर मैं मदद कर सकूँ किसी की तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। और वही तो बात है ना आकांक्षा, मतलब कि पेड़ में आम आने के बाद डाली का झुकना चाहिए। बीइंग डाउन टू अर्थ, मतलब अबाउट टू स्काई एंड डाउन टू अर्थ। तो मैं आकांक्षा दीदी का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और सब लोग को आकांक्षा दीदी की पूरी स्टोरी जिसको जाननी है। अभी तो आकांक्षा ने यहाँ पे ये बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जो बातें इन्हें बोलनी है वो और बताएंगी। बाकी इनकी डिटेल में स्ट्रेटजी क्या थी, इन्होंने कैसे फिजिक्स किया, कैसे केमिस्ट्री की, कैसे बायोलॉजी की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन्हें जैसे जैसे, क्योंकि देखो बात ये होती है ना कि हम उस तरफ भागते हैं कि किसका अटेम्प्ट पहले, किसका सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में हुआ, उनसे मैं सीख लूँ, उन भैया से कौन सी किताबें लगानी है वो सीख लूँ यार। लेकिन मेरा आकांक्षा तो ये मानना है कि जिसने गलतियाँ की ही नहीं उसने कुछ नया सीखा नहीं। जिसने गलतियाँ की नहीं उसने कुछ नया सीखा नहीं, ये थोड़ा सा मैं कहूँगी इनकरेक्ट है। मैंने गलतियाँ करके नहीं सीखा, मैंने दूसरों की गलतियों से भी सीखा। तो बस वही मैं ही कहना चाहता था इनडायरेक्टली कि गलतियों से सीखना तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ तुम खुद गलती करके सीखोगे तो कहाँ तक चल पाओगे। तुम्हें अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की भी गलतियों से सीखना है। तो मेरी भी गलतियों से सीखना है, आकांक्षा की गलतियों से सीखना है, और भी जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने नई नई गलतियाँ की वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जिससे आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाए, आपके अटेम्प्ट आप अपनी मंजिल को बहुत जल्दी ही पूरा कर पाएँ। तो आकांक्षा और कुछ कहना चाहोगी आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कितना भी आपको लगे कि चीज़ें नहीं सही जा रही हैं, सबके साथ होता है ऐसा, सिर्फ आपके साथ या मेरे साथ ही नहीं हुआ, सबके साथ ही ऐसा होता है। चलते जाएं, एक दिन पहुँच ही जाएंगे। एक सवाल आकांक्षा बहुत फ्रिक्वेंट है कि टेस्ट के नंबर्स को लेके। टेस्ट के नंबर्स मैं बहुत ही एवरेज स्कोर करती थी। बताना जरा, बहुत एवरेज स्कोर करती थी। ऑनेस्टली बताना, क्योंकि तुम किसी भी एकेडमिक के प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, तुम्हें ऑनेस्टली बताना कि तुम्हारा मिनिमम स्कोर क्या था टेस्ट में और मैक्सिमम स्कोर क्या था इस ईयर का बताना है। इस ईयर का ओके, मेरा मिनिमम स्कोर था 423। तो सुन रहे हो, 423 था मिनिमम स्कोर, और नीट में है कितना? 660। और मैक्सिमम क्या था? मैक्सिमम था मेरा 633 या 623 था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कुछ ऐसे तो था। देख रहे हो, मतलब इन्होंने टेस्ट तक में 660 नहीं पाया, Exactly. और नीट में 660 लेके आई। तो रीज़न ये होता है ना कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग टेस्ट में क्या होता है कि हम चीज़ों को कंपाइल नहीं करते हैं, और आखिरी में सिलेक्शन उसी का होता है जो चीज़ों को कंपाइल कर ले जाता है। वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे साल क्या पढ़ा, लास्ट के 2-3 मंथ्स हमने उसको छोड़ दिया ना, द होल ईयर विल बी वेस्ट, कंप्लीट वेस्ट। तो जो पहले अटेम्प्ट थे तुम्हारे
जो भी थे, उसमें क्या तुमने अपना सिलेबस कभी पूरा कर पाया, नहीं कर पाया? सिलेबस तो मैं जिस दिन एग्जाम देने अभी 2022 में भी गई थी ना, तो भी नहीं कर पाई थी, बिल्कुल नहीं कर पाई थी मैं। मेरा 80% सिलेबस 100% कंप्लीट था, 20% सिलेबस ऐसे बिल्कुल ही गड़बड़ चल रहा था। बट हाँ, इतने सारे टेस्ट देके मैं ये ज़रूर सीख गई थी कि मुझे आंसर कैसे निकालना है, क्योंकि 4 ऑप्शन है ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं आंसर वैसे निकालूँ कि मुझे आता है। जो नहीं आता है वो भी तो हम कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, भाई ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो जो बचा वो होगा। ज़रूरी थोड़ी कि वो आता ही होगा तो ही होगा। तो मतलब ये सारी स्ट्रेटजीज हो कि कौन सा तुक्का नहीं मारना है, कौन सा तुक्का मारना है, या फिर कह दो कि 3 ऑप्शन कैंसिल कैसे करना है, ये सब तुम अपने चैनल बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। तो बस यार तुम्हें ये सब मेरे साथ बने रहिए आकांक्षा के साथ, और ये सब जो तरीके हैं सीखना है तो आकांक्षा से जुड़ जाओ। और ऐसे ही यार ये सब इंटरव्यू आते रहेंगे, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, और आकांक्षा दीदी को सही से सपोर्ट करो और वो तुम्हें सपोर्ट करेंगी। और आकांक्षा की तरफ से मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि हम मंजिल की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन असली मज़ा तो सफ़र में है। इस बारे में कुछ क्या कहना चाहोगे आकांक्षा? मैंने अपनी लाइफ में शायद जो नहीं सीखा होगा वो इस जर्नी में सीखा है। इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस थे, इतना, और इन एक्सपीरियंसेस ने मुझे इतना अच्छे से शील्डेड बना दिया ना कि अब मैं कोई भी, ऐसा लगता है कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी, आई कैन फेस इट। और आकांक्षा एक बात मैं तुमसे और जानना चाहूँगा कि ये जो ताने होते हैं, टॉन्ट होते हैं रिलेटिव्स के, या फिर कह दो अगल बगल वालों के, इन सब पे तुम्हारा क्या रिएक्शन रहा? मुझे स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता था कि ये तो मेरे अपने लोग हैं ना, कि लाइक हाउ कैन दे डू दिस टू मी, हाउ कैन दे फील दिस अबाउट मी। बट फिर मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं वो एक तरह से चाह रहे हैं ना कि मैं आगे बढ़ूं। दैट इज द रीजन। उनको दुख है। हमारे पेरेंट्स हमसे नाराज हो तो क्या करते हैं, डांटती हैं। तो रिलेटिव्स का भी मुझे यही लगा कि दुख है उनको कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, इतना मैं एफर्ट्स दे रही हूँ, मैं स्टिल नहीं पहुँच रही हूँ वहाँ तक। तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, बहुत कुछ बोल जाता है। बट फिर उस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, अपने आप को कट ऑफ कर लिया। 2 फोन्स यूज़ करती थी, एक फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और एक अपने आप के लिए और काम के लिए। जिसके पास 2 फोन नहीं है उसे गिफ्ट करना चाहोगे? बिल्कुल, आओ। तो यार डेफिनेटली कर दूंगी। देखो, अगर आप सच में सिंसियर हैं अपने ड्रीम्स को लेके, अपनी जर्नी को लेकर के, तो मैं आपकी 100% हेल्प करूंगी। आप बिल्कुल बने रहिए हम लोगों के साथ। तो भैया आकांक्षा दीदी के चैनल पर जाओ, एक आकांक्षा दीदी अपना पुराना वाला फ़ोन तुम्हें देंगे। और यार देखो, जो ताने हैं या कुछ लोग, आकांक्षा का कहना है कि लोगों की ज़िंदगी में चढ़ाव उतार आते रहते हैं, और कुछ लोगों ने भैया ये बोला मुझसे कि भैया चढ़ाव है तो ठीक है, हमारी ज़िंदगी में उतार ही उतार आ रहा है। देखो, हर चीज़ में आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी ही चाहिए। हाँ। अच्छी बात है ना, नीचे आप जा रहे हैं, आपके पास ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर ही चढ़ते जाएंगे तो फिर कितना ऊपर जाएंगे? अच्छा ना, जब तक नीचे नहीं आएंगे तब तक ऊपर कैसे चढ़ेंगे? आकांक्षा, जो तुम्हारे लास्ट ईयर के स्कोर थे उस पर भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी, BMS वगैरह, तो तुमने वो सब प्रेफर नहीं किया क्या? क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी एक ही लाइफ है, मुझे जो चाहिए मुझे वही चाहिए। ठीक, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना मुझसे नहीं हो पाता, बस इसीलिए नहीं लिया मैंने। तो मुझे हो ही नहीं पाता। इनडायरेक्टली जो अटेम्प्ट्स वाले लोग हैं, अटेम्प्ट्स पूछते हैं, उनके लिए यही जवाब है कि सवाल ये था कि जो हमने चाहा था वो हमने पा लिया। एग्जैक्टली। और अब बारी आपकी है कि आपको भी वो हासिल करना है। और एक बात और आकांक्षा, कि एकेडमिक मतलब कि स्टडी के साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस अटेम्प्ट में, ये जो तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट था, इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें मोटिवेशन, डिमोटिवेशन जैसा कुछ। देखो, मोटिवेशन भी ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है? मैं लो फील कर रही हूँ, मैंने कुछ यूट्यूब के मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, मैंने किसी से बात कर ली, बट वो बहुत ही टेम्पररी होता है, बहुत टाइम बिंग के लिए होता है। बट इंटरनल मोटिवेशन इज, वो हमेशा ही होता है ना कि अरे नहीं यार, मुझे उठ करके आज ये करना है, मुझे ये करना है ना, मुझे इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, मुझे इतने क्वेश्चंस लगाने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो होता क्या था, मैं वो थी ना कि मुझे ये चाहिए। अब सिंस ये मेरा डिसीजन है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया ना कि तुम ये करो। हाँ। कुछ भी मिल रहा था, मैं ले सकती थी, BDS ले सकती थी, BMS ले सकती थी, बट मेरी चॉइस थी ना। अब सिंस मैंने ये चूज़ किया है तो ये मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना 100% दूँ। सो मेरा इंटरनल मोटिवेशन ये था कि ये मेरी चॉइस है, अगर मैं अपनी चॉइस में ही अच्छे से काम नहीं कर रही हूँ तो फिर ये मेरी खुद की कमियाँ हैं। और जिनके अंदर कोई इंटरनल मोटिवेशन का पॉइंट नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, डिफरेंस वहीं आ जाता है ना, एक सक्सेसफुल इंसान में और एक अनसक्सेसफुल इंसान में।
तो इंटरनल मोटिवेशन बनाया कैसे था? इंटरनल मोटिवेशन आप खुद से डेवलप करेंगे। आप जिस दिन होगा ना, आप गोल्स सेटअप करिए, छोटे छोटे गोल्स कि मुझे वो अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है। अगेन आप वो जैसे जैसे आप पास आते जाओगे डेडलाइन के, वैसे वैसे आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मुझे ये करना है, बिकॉज ये मेरा गोल है जैसे मुझे अचीव करना है। तो छोटे छोटे गोल्स बनाए मैंने जो मुझे इंटरनली मोटिवेट करते थे। डेडलाइंस रखती थी मैं कि मुझे इस टाइम तक ये चीज़ कंप्लीट करनी है। सो वो था मेरा इंटरनल मोटिवेशन। जैसे कि टेस्ट के मार्क्स को लेके और उतार को मतलब कि डाउनफॉल को लेके तुम्हारा ये मानना था कि तुम हर जगह से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ढूंढती थी। ऑफ कोर्स ढूंढती और थी। शायद इसी वजह से आज तुमने बहुत ही अच्छा कर लिया। तुमने चाहा था मेडिकल कॉलेज और आज तुमने यूपी का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज और इंडिया का टॉप 10 मेडिकल कॉलेज एक हासिल कर लिया है। एक्जैक्टली, आई एम ग्लैड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे आसपास सराउंडिंग्स इतनी अच्छी हो गई। अच्छा, तो अमेजिंग फ्रेंड्स के साथ आप हैं, अमेजिंग सराउंडिंग, अमेजिंग लोगों के बीच में आप रहेंगे, आप बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे किसी ने बोला था इस जर्नी में कि मतलब कि जिसके लिए इंटरनल मोटिवेशन का सोर्स नहीं है, जैसे तुमने तो तानों को भी एक पॉजिटिव वे में निकाला। चिराग तले सब अंधेरा ढूंढते हैं, लेकिन तुमने चिराग को देखा। तो कुछ लोगों का तो मोटिवेशन ये होता है कि जिन्होंने मुझे बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उन्हें करके दिखाऊंगा। बहुत लोगों ने बोला, इनफैक्ट 99% लोग ऐसे ही थे जो यही कहते थे कि यार इतना कर लिया है, रहने तो तुमसे हो नहीं पाएगा, छोड़ दो। अब होना होता तो हो गया होता, इतनी मेहनत करती हो, कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। अच्छा, बट मुझे पता था ना कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ। इंसान को अपनी गलतियाँ समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे कैसे छोड़ देती? एक ही ड्रीम है, ऐसे एक ही लाइफ है, एक ही ड्रीम है, ऐसे थोड़ी ना कोई छोड़ सकता है। मैं तुमसे तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन के बारे में जानना चाहूँगा। मैं कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन रहे? ओके, थोड़ा रियलिटी बताना। हाँ देखो, ये लाइफ का ये एक ऐसा फेज होता है ना, ये आपका ये एज ग्रुप बहुत ही अमेजिंग एज ग्रुप है। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, आप मोटिवेटेड होते हैं, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, बड़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती है कि आपको इधर भी जाना है, आपको ये भी करना है, अच्छा आपको वो भी करना है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट हर चीज़ को आप कैटेगराइज कर लो ना कि इधर आपको ये करना है, इधर आपको ये करना है, इधर आपको सब कुछ करो, कोई रोकता थोड़ी है। ऑफ कोर्स। और मैं अपनी फैमिली को टाइम देती थी। मैं जब रात को घर पहुंचती थी, मैं उनको भी बहुत अच्छे से टाइम देती थी। सारा दिन मैं सुबह उठती थी, मैं पढ़ती थी, शाम को थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर मैं पढ़ती थी, रात को अपनी फैमिली के साथ। और कुछ लोगों का ये मानना है कि कितना पढ़ेगा तो कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितना आपके अंदर है आप उतना लगा दीजिए, पढ़िए बस, लेकिन एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, इधर उधर नहीं कि बस पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम आपको नीट का देना, पढ़ जाइए एडवांस तरीके से रहे हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसका जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली, इतनी मेहनत वेस्ट। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री नीट के लिए भी होते हैं, एडवांस के लिए भी होते हैं, पीसीएस आईएएस के लिए भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि नीट में आता क्या है। एग्जैक्टली। तो पहले तुम नहीं डिसाइड कर पाई थी? पहले देखो डिसाइड क्या कर पाई थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ों को भी देख लूँ कि ये चीज़ भी है, वो चीज़ भी है, वो मैं बेसिक से उठ जाती थी ऊपर। तुम्हारे दिमाग में ये सब डिफिकल्ट चीज़ें देखनी आई कहाँ से? मैं मतलब एक नॉन एकेडमिक इंटरव्यू है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या कहीं ना कहीं कोचिंग्स का भी कुछ योगदान होता है? बहुत ज़्यादा योगदान होता है। हमें रास्ते से मतलब हमारा आउटलुक चेंज करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है। वो सिचुएशंस इस तरह से बना देते हैं ना कि आप हमारी मदद के बगैर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम आपको इतना बढ़ाते हैं, हम आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं, हमको वो सारी चीज़ें बताते हैं। बिल्कुल यूज़फुल है वो, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते, आप खुद से भी कर सकते हैं। अब जैसे फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स को लेके एक सवाल है, एक चैप्टर है यूनिट डायमेंशन मेजर में, बहुत सारे कोचिंग तो पढ़ाते नहीं हैं। इस साल उससे 4 सवाल आए, लेकिन मैंने चारों सवालों में ये देखा कि उनमें से कोई भी सवाल मंगल ग्रह से नहीं आया था, इन द सेंस कुछ नया नहीं आया था, कंसोल्ट से ही आया था। बिल्कुल। तो तुम फिजिक्स में प्रायोरिटी कैसे देना चाहोगे कि पहले एनसीईआरटी पढ़ो, कि पहले कोचिंग के नोट्स पढ़ो, कि मॉड्यूल पढ़ो या बुक्स पढ़ो, कैसे? देखो हमारी जो एनसीईआरटी है ना फिजिक्स की, वो थोड़ी सी मैथमेटिकल बेस्ड है, और एनसीईआरटी इज बोथ फॉर जेईई एंड नीट। तो मुझे वहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना होगा कि मुझे प्रायोरिटाइज क्या करना है। अच्छा। फिजिक्स की जो बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़्यादा फोकस करें। आप एग्जाम्पल्स देख लें, एग्जाम्पल्स के फॉर्मेट्स देख लें, ठीक है, क्योंकि उसमें जो नंबर्स डिजिट्स दिए हुए हैं वो भी बहुत ही काफ़ी वैसे आंसर्स होते हैं जो यूजुअली आपको सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जेईई में कम होते हैं, टाइम उनके पास ज़्यादा होता है। नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं,
टाइम कम होता है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जिसका इतना लंबा सॉल्यूशन वो नहीं आएगा। फॉर्मेट बिल्कुल पूछ सकता है कि ये क्या इसके बाद क्या। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस बेसिकली आपको वहाँ पे ये स्टडी करने के लिए स्पेसिफिकली फॉर फिजिक्स कि वो फॉर्मेट कैसा है। और शायद हम वहीं भटकते हैं कि हमें ये वाले सवाल हमें आने चाहिए। एग्जैक्टली ये मैंने भी किया था और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बेसिक जेई के थ्योरी का सवाल तो नीट में आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, आप वहाँ से चीज़ें उठाएं। अब पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो जेई मेंस के जो पेपर हो रहे हैं उसमें बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो फिजिक्स के आ रहे हैं वो आप एक बार रिवाइज कर लें और उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, आप उनको भी अच्छे से एनालाइज कर लें। और आकांक्षा मतलब कि लोगों का ये कहना है कि भैया नोट्स दे दो, तो तुमने भी तो बायो को शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मैंने सिर्फ बायो के ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे और वो शॉर्ट नोट्स भी एनसीईआरटी ही थी, तो ग्रामर हटा के। तो वो क्या शॉर्ट नोट्स तुम अपने मैं उसका एक छोटा सा आपको प्रोफॉर्मा दिखा सकूंगी। दिखाना। मैंने इस तरह से A4 शीट तो में बनाए ये है आकांक्षा के शॉर्ट नोट्स A4 शीट्स पे। और ये कौन सा चैप्टर है आकांक्षा? मिनरल न्यूट्रिशन है ये। मिनरल न्यूट्रिशन का शॉर्ट नोट्स है 3 पेज में। और शायद इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ है इसमें, बस ग्रामर नहीं है। ये पूरी एनसीईआरटी भी है 10-15 पेज की, साथ में 34-35 साल के क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ है एम्स के भी क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ है। तो ये तुम्हारे पास सारे चैप्टर अवेलेबल होंगे? सारे चैप्टर्स हैं। तो क्या तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग ये सारे नोट्स तुम्हें अपने चैनल पर अपलोड करने मैं बिल्कुल अपलोड कर दूंगी, बिल्कुल अपलोड करूंगी। तो ये सारे नोट्स जो हैं बायो के जो हैं आकांक्षा के 1 पेज नोट्स आकांक्षा के यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। और कितनी बार बताएं इसका चैनल कमेंट में पिन रहेगा। और जो केमिस्ट्री के हैं वो शुभम के चैनल मिल जाएंगे और फिजिक्स के मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो यार बस तुम करते रहो, बाकी हमारा साथ किसी ने नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। तुम्हारे साथ हम लोग आखिरी दम तक रहेंगे, जब तक तुम चाहोगे तब तक रहेंगे। लेकिन एक बात और है कि अगर तुम खुद अपने रास्ते में पत्थर बन के बैठ जाओगे तो हम तुम्हें कब तक ढकेलेंगे? एग्जैक्टली कब तक ढकेलेंगे? देखो आपके पास सोर्सेज हैं, आप हमसे लो आकर के वो चीज़ मांगो, पूछो, मैं बिल्कुल मदद करूंगी, भैया बिल्कुल मदद करेंगे आपकी, बट हमसे आकर के पूछो, कांटेक्ट करो। मैं कैसे समझूंगी कि आपको क्या किस चीज़ में हेल्प चाहिए, है ना? सो यू नीड टू कांटेक्ट, यू नीड टू इंटरैक्ट। और एक बात और, मैं अपनी तरफ से जितना कर सकूंगी मैं कर दूंगी। इन नोट्स का कोई चार्ज वार्ज नहीं ले रही हो? नहीं, क्या ही चार्ज लेंगे। तो ये सारी नोट्स फ्री है यार, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है, बस इसे शेयर करना। क्योंकि देखो अगर तुम्हारी मदद हो रही है, तुम्हें राइट गाइडेंस मिल रही है, तो तुम्हारा फर्ज है कि इस गाइडेंस को और भी लोगों तक पहुंचाना। Exactly. तो बस यार अब आकांक्षा इतनी इंटरेक्टिव है कि इसके साथ जितनी भी बातें करते रहो ख़त्म ही नहीं होती। और शायद ये 20 से 25 मिनट का सेशन हो चुका है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें पूछनी होंगी और हो सकता है कि मैंने आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आकांक्षा से ना पूछ पाया होगा। तो आपको और क्या क्या क्वेश्चंस के जवाब चाहिए आप मुझे कमेंट करो और आकांक्षा दीदी से भी पूछ सकते हो। तो बस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग और अच्छे से पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।